बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जमात हफ्तम के सबक की खाके के साथ मैं मौजूद हूँ और आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो सबक फ़िज़िक्स तिबियात से मुतालिक है और सबक का नाम है हरकत का कानून। तो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 118 पे मौजूद सबक जो हम आज पढ़ेंगे वो है हरकत का कानून। तुमने आज फिर होमवर्क नहीं किया? उस्ताद ने आंखें घुमाकर उसके कान मरोड़े। सर प्लीज़, वो कल मैं ज़रूर होमवर्क करके आऊँगा। उसने उस्ताद से माफ़ी तलब करके उन्हें मुतमईन कर दिया और सज़ा से बच गया। लावालिपन उसकी पुरानी आदत थी। वो अपने दोस्तों से कहता था, जाने क्यों उसे कॉपियाँ भरने से कुछ चिढ़ सी हो जाती है, वो कुछ और करना चाहता है। स्कूल के दोस्त उसे बुद्धू जानते थे। हाँ, चीज़ें तैयार करने के मामले में उसका जहन बेहद तेज़ी से काम करता था। छोटी सी उम्र में उसने जो चीज़ें तैयार की उनमें हवा की मदद से चलने वाली एक पवन चक्की थी जिसमें गेहूँ पीसा जा सकता था। पानी की कुव्वत से चलने वाला एक आबी घंटा उसने बनाया। एक धूप घड़ी बनाई जो आज तक उस मकान में बतौर यादगार महफूज है जिसमें वो बच्चा पैदा हुआ था। इस तालिब इल्म ने 14 बरस की उम्र में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसकी मशहूर किताब प्रिंसिपिया सन 1687 में शाया हुई। क्लासरूम में कल बुद्धू कहलाया जाने वाला तालिब इल्म सन 1733 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी का सदर मुंतखब हुआ और वफ़ात तक उसी ओहदे पर फाइज रहा। सन 1705 में उसने सर का खिताब हासिल किया। आपको इल्म है कि तालिब इल्म कौन था वो? अगर हम उसके सर पर दरख्त से गिरने वाले सेब का जिक्र करें तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि यहाँ सर आइज़ैक न्यूटन का जिक्र हो रहा है, जिसने कशिशे शकल का उसूल दरियाफ्त किया। न्यूटन से पहले अजसाम के ज़मीन पर गिरने और सैयारों के सूरज के गिर्द घूमने का बाहमी ताल्लुक़ भी किसी को मालूम न था। ये कानून भी न्यूटन ही ने दरियाफ्त किया। न्यूटन ने तिबियात के इल्म में खुसूसियत से काम किया। उसने हरकत के उसूल पर 3 कवानीन वज़ा किए। न्यूटन के इन कवानीन के मुताबिक अगर कोई ज़र्रा साकिन हो तो अपनी हालत सुकून को हमेशा कायम रखता है, लेकिन अगर कोई ज़र्रा मुतहर्रिक हो तो ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से चलता है। इसकी रफ्तार या सिमत इसमें इस वक्त तक कोई फ़र्क नहीं आता जब तक कोई बैरूनी ताकत अपने अमल से उसकी हालत को बदल ना दे। इसे हरकत का पहला कानून कहते हैं। हरकत का दूसरा कानून किसी जिस्म या ज़र्रे की हरकत की रफ्तार में तब्दीली की शरह इस जिस्म या ज़र्रे पर अमल करने वाली कुव्वत की निस्बत से होती है और ये इसी सिमत में वाक़ होती है जिस सिमत में वो कुव्वत अमल कर रही हो। तीसरा कानून हरकत ये है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अमल और रद्द अमल आपस में बराबर लेकिन एक दूसरे की मुखालिफ में होते हैं। जब हम अपने गिरदो पेश में देखते हैं तो मुख्तलिफ अजसाम और अशिया हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। मसलन मादे के मुशाहिदे से जहन में ये सवालात पैदा होते हैं कि मादा क्यों ठोस, माया और गैस की सूरत में पाया जाता है, बादल कैसे वजूद में आते हैं और इनकी गर्द चमक के असबाब क्या हैं, क्यों प्लास्टिक की कंघी बालों में फेरने के बाद छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों, तिनकों और कागज़ को कशिश करती है, पत्थर को जब गोफन से फेंका जाता है तो वो हाथ से फेंकने के मुकाबले में दूर क्यों गिरता है। इस तरह के सवालात इंसानी जहन में इब्तिदा से थे और अब भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इंसान में तजस्सुस और जुस्तजू का मादा रखा है। इस बिना पर इंसान ने कायनात की नोयत,
بناوٹ اور اپنے آس پاس ہونے والے واقعات اور حادثات کا بغور مشاہدہ کیا، اور ان اسباب کے علم کو اس نے اپنی آسانی اور آرام کے لیے استعمال کیا۔ سائنس کی یہ شاخ جو کہ تجسس سے پیدا ہونے والے سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے، طبیعیات یعنی فزکس کہلاتی ہے۔ یعنی طبیعیات سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادے کی خصوصیات اور توانائی اور ان میں پائے جانے والے باہمی تعلق پر بحث کرتی ہے۔ ابتداء میں سائنس کی صرف 2 شاخیں تھیں، ایک طبعی اور دوسری حیاتیاتی۔ سائنس میں ترقی وجہ سے طبعی سائنس کو مزید شاخوں میں یعنی طبیعیات، فلکیات اور کیمیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ جدید دنیا میں بجلی جسے ہم اپنے گھر اور کارخانوں میں استعمال کرتے ہیں، بجلی گھر میں بجلی کی پیداوار اور مقناطیسی فیلڈ کی تبدیلی کی مرہون منت ہے۔ طبی سائنس، میٹلرجی، فلکیات اور دفاعی سائنس وغیرہ میں اب لیزر کا عام استعمال ہو رہا ہے۔ یہ لیزر اٹامک فزکس کے اصولوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ برقی آلات جو کہ ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہیں، یہ بھی فزکس کی تحقیقات کا نتیجہ ہیں۔ آٹو موبائل ٹیکنالوجی اور ریڈار ٹیکنالوجی کا انحصار فزکس کے اصولوں پر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو استعمال سے لے کر خلائی تحقیق میں استعمال ہونے والے آلات اور مشینوں میں طبیعیات موجود ہے۔ بس ثابت ہوا کہ طبیعیات ہماری روزمرہ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور سائنس میں نام پیدا کرنے والے طلباء کے لیے اس علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو بیٹا، یہ تھا آپ کا سبق حرکت کا قانون، جس میں سر آئزیک نیوٹن کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہے ان کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سر آئزیک نیوٹن تعلیم میں یا لکھنے میں، تحریر کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کی دلچسپی کہیں اور تھی۔ آئیں ہم ذرا اس سبق کو اچھی طرح سے ریویو کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پون کا مطلب ہے ہوا، وضع یعنی بناوٹ، انحصار آسرا رکھنا یا بھروسہ کرنا، تجسس کھوج، جستجو تلاش، ساکن یعنی رکا ہوا، کشش ثقل زمین کی طرف کھینچنے والی قوت، گرد و پیش یعنی آس پاس۔ اب بیٹا یہاں پر سر آئزیک نیوٹن کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارا جو سبق شروع ہوا تھا وہ ایک بچے سے شروع ہوا تھا کہ جو بچہ ہے اس کی دلچسپی کاپی میں کام کرنے سے زیادہ کہنا چاہیے تجرباتی اور مشاہداتی تھی، اور وہ سوچ اور غور و فکر میں رہتا تھا۔ اس بچے کا نام تھا سر آئزیک نیوٹن۔ سر تو ان کو خطاب ملا تھا ان کے جو انہوں نے علم کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں بہت سارے کام کیے تھے، اور جو بچہ بدھو کہلاتا تھا بچپن میں، وہ آگے چل کر بابا سائنس کہلایا۔ جی آپ کو یاد ہے یا آپ نے کبھی سنا ہو، کیونکہ ابھی تو آپ یقیناً کلاس ہفتم میں ہیں، فزکس آپ 9th میں اور میٹرک میں جا کے پڑھیں گے، لیکن آپ فزکس کے نام سے واقف ہیں۔ فزکس کیا ہے؟ فزکس سائنس کی وہ شاخ ہے جو ہمارے ارد گرد، گرد و پیش میں موجود ہر ٹیکنالوجی، ہر سائنس اس پر بیس کرتی ہے، منحصر ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہے۔ سر آئزیک نیوٹن سر آئزیک نیوٹن پہ جو گرا تھا اور انہوں نے سوچ، بچار، غور و فکر کیا، وہ واحد نیوٹن ہی تھے، ورنہ سیب تو لاکھوں گرتے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سیب اوپر سے نیچے کیوں گرا، کیا وجہ ہے نیچے گرنے کی، اوپر سے اوپر ہی کیوں نہیں گیا، برابر میں کیوں نہیں گیا، کہیں اور کیوں نہیں گرا، یہ زمین کی طرف کیوں آ رہا ہے۔ یہ ایک طالب علم جو سوچ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اس نے یہ سوچا اور سوچ کر اس پہ کہنا چاہیے اس نے اتنا علم حاصل کیا، اتنی کوشش کی کہ کشش ثقل کا اصول دریافت کیا۔ جی کشش ثقل کیا ہے؟ زمین پر کھینچنے کی قوت کو، ہر چیز جو زمین کے مدار کی طرف آ رہی ہے، اس سائنس کو کشش ثقل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو نیوٹن کے تو بہت سارے کہنا چاہیے علمی خدمات ہیں، کارنامے ہیں،
लेकिन सबसे अहम काम जो उनका हमारे और आपके दरमियान है, दरअसल वो हरकत का कानून है। हरकत का कानून क्या है? उन्होंने 3 कवानीन वज़ा किए थे। सबसे पहला कानून उनका ये था कि अगर हम एक बस में सफ़र कर रहे हैं और बस एक रफ्तार से जा रही है, या बस खड़ी हुई है पहले और हम उस बस में बैठे और एकदम बस चलना शुरू करती है, तो हमें एक धक्का लगेगा। क्यों? हम उस धक्के से पीछे भी गिर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। वजह क्या है कि हमारी कुव्वत उस कुव्वत से टकराई, हम साकिन बैठे हुए थे। इसी तरह हो सकता है कि बस एक स्मूथ रफ्तार से चल रही हो और अचानक आने वाली स्पीड ब्रेकर या किसी गड्ढे की वजह से उसकी रफ्तार में फ़र्क आता है। तो क्या होता है कि हम अंदर जब अपने उससे बैठे होते हैं, अपनी कुव्वत से बैठे होते हैं, अपनी ताकत से बैठे होते हैं, तो उस ताकत पे फ़र्क पड़ता है और हम आगे की जानिब गिरते हैं। तो ये था न्यूटन का पहला कानून। न्यूटन का दूसरा कानून ये था किसी चीज़ पर बैरूनी ताकत का असरअंदाज होना। न्यूटन का दूसरा कानून जो था वो ये था कि कोई भी शय जब हरकत करती है, जब वो चलती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये गेंद देखें, ये जब हरकत करेगी और इस अमल के दौरान इसी वक्त में, इस टाइम लिमिट में अगर इस चीज़ पे कोई दूसरी चीज़ असरअंदाज नहीं होगी तो ये अपनी कहना चाहिए ख़त्म मुस्तकीम में चलती रहेगी, लेकिन अपनी सिमत में चलती रही है। अब उस वक्त में, जिस वक्त में ये सफ़र कर रही है, कोई दूसरी ताकत इस पर असरअंदाज नहीं होगी तो ये अपनी रफ्तार के मुताबिक अमल करेगी। लेकिन अगर इस दौरान इस पे कोई दूसरी ताकत, कोई दूसरी कुव्वत अमल पजीर हो गई तो इसकी रफ्तार में भी फ़र्क आ सकता है, इसकी सिमत भी बदली जा सकती है। ठीक है बेटा। तीसरा कानून क्या था, जो सबसे अहम कानून है, और इसी कानून को सीख कर, समझ कर साइंस में साइंसदानों ने बहुत सारी तरक्कियां की, बहुत सारी नई कहना चाहिए चीज़ें रोशनास करवाई। वो है अमल का रद्दे अमल। अमल का रद्दे अमल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अमल किया जाता है और उसी कुव्वत से होता है, लेकिन उसकी सिमत जो है वो मुखालिफ होती है। मिसाल के तौर पे यही गेंद है, आप देखिए, ये हमने अमल किया और ये इसका रद्द अमल वापस पलट के आ गए, यानी जैसे हम फेंकते हैं वैसे ही ये वापस आ जाती है। तो ये न्यूटन का तीसरा कानून है, अमल का रद्द अमल। तो बेटा, हमारे इस सबक हरकत के कानून का मेन मकसद यही था कि सर आइजैक न्यूटन के 3 कवानीन आपको बताए जाएं, जो यकीनन आप इससे ज़्यादा तफसील से और इससे बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे, जान सकेंगे। देखिए, पहले जब साइंस की शाखें थी तो बहुत कम थी, लेकिन जब इल्म में तिबियात आ गया तो फिर कीमिया और फल्कियात और भी दूसरे इल्म रोशनास होना शुरू हुए। आइजैक न्यूटन से किसी ने एक दफ़ा एक सवाल किया, बेटा, कि आपसे तो दुनिया में बहुत से लोग मुतासिर हुए, क्या आप भी कभी किसी से मुतासिर हुए थे? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं अपने घरेलू मुलाजिम से मुतासिर हुआ था। सवाल करने वाले को बड़ी हैरत हुई और उसने उस तफसील को जानना चाहा। तो न्यूटन ने कहा कि मैं एक दिन अपने घर में हीटर के करीब बैठा था। थोड़ी देर बाद मुझे हीटर की गर्मी और तपिश ज़्यादा महसूस हुई और मैंने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी और उसको आवाज़ दे के कहा कि मुझे जो है हीटर की तपिश बहुत महसूस हो रही है, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तुम इस हीटर को हल्का कर दो। तो उस मुलाजिम ने मेरे जवाब दिया कि आप ये काम खुद भी कर सकते थे, सिर्फ आप अपने आप को थोड़ा पीछे ले जाते, आप हीटर के पास से थोड़ा पीछे चले जाते तो तपिश कम हो जाती। अब बात वही है कि वो आम शख्स तो है नहीं जिससे मुलाजिम बेटा ये बात कर रहा है, वो तालिब इल्म साइंस का रहा है कि जो सोचता है, जो गौर व फिक्र करता है। तो उसने इस सवाल ने भी साइंस ढूंढी, इसमें भी उसने रिसर्च की और वो बहुत मुतासिर हुआ कि एक आम सा मुलाजिम भी ये जानता है कि अगर आप किसी मदार के किसी हरारत के करीब हों तो ज़्यादा हरारत लगती है और दूर हो जाएं तो हरारत कम हो जाती है ना। जैसे आपके कमरे का माहौल होता है, जैसे कि आप जिस माहौल में रह रहे होते हैं उसका जो भी कहना चाहिए आबो हवा होती है वो आप पर असरअंदाज होती है। तो न्यूटन ने यहाँ उनको बताया कि मैं उस मुलाजिम से मुतासिर हुआ था। तो बात सारी ये है बेटा, इस सबक को पढ़ाने का मकसद भी ये है कि जो भी इल्म आप हासिल कर रहे हैं उस पर गौर व फिक्र कीजिए,
دیکھیں ایک دنیا میں ایک وقت تھا کہ مسلم سائنسدانوں کا طوطی بولا کرتا تھا، شہرت تھی، اور پوری دنیا میں جو ریسرچ، جو تحقیق، جو تعلیمی مواد تھا وہ مسلمان سائنسدانوں کے پاس تھا۔ وہ اتنی ترقی کرتے تھے کیونکہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہمیں تحقیق کرنے کی ہدایت کرتا ہے، ایک ایک چیز کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر ایک شہد کی مکھی بھی کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر ایک چونٹی کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پوری سائنس ہوتی ہے نا بیٹا؟ تو یہاں پر آپ کو یہ تمام سبق پڑھانے کا، یہ تمام باتیں سمجھانے کا مقصد غور و فکر کی عادت ڈالے۔ خاص طور پہ اب آپ دیکھیے کہ فزکس یا سائنس یہ ایسے مضامین ہیں جس میں آپ کو دلچسپی لینی چاہیے۔ جب آپ دلچسپی سے کوئی چیز پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو نہ صرف مزہ آئے گا بلکہ آپ اپنے اس کام کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے اور ترقی کی راہوں پر سفر کر سکیں گے۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے ترقی کی دعا کرتے ہیں، آپ کو بیسٹ آف لک بھی کہتے ہیں بیٹا، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ محنت نہ کریں۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، محنت کرنا آپ کا کام۔ بہت شکریہ۔